हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक सबसे छोटी एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस लोन सर्विस करती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कंपनी का नाम है मनी बॉक्स फाइनेंस, और अगर मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। मतलब 1,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, करीबन करीबन 950 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और ये क्या करते हैं, ये लोग बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत एकदम छोटे टिकट साइज के। मतलब आप देखो, अगर इनका इनके टिकट साइज की बात करूं तो ये 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच का ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रो फाइनेंस है तो एकदम अंदर घुस के रूरल सेगमेंट ऑफ इंडिया में जाके एकदम टियर 4, 5, 6, 7 सिटीज में जाके एकदम लेंडिंग करते हैं। तो इनका इनका आप देखोगे कि ये नए कस्टमर को लेंड कर रहे हैं, जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको भी लेंड कर रहे हैं, या एकदम छोटे दुकानदारों को भी लेंड कर रहे हैं। तो मतलब एकदम हाई रिस्क लोन दे रहे हैं ये, है ना। इसकी वजह से आप इनकी यील्ड देखोगे तो यील्ड भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इनके एयूएम ग्रोथ की बात करें तो इनका धमाकेदार एयूएम ग्रोथ है। मतलब ये अपना एयूएम ही डबल कर रहा है, और गाइडेंस तो और भी बहुत बढ़िया है। मतलब एयूएम साल दर साल, मतलब वाई वाई लेवल पे एयूएम भी डबल हो रहा है। अगर इस क्वार्टर की भी बात करें तो एयूएम बढ़ा 97% ऑन अ वाई वाई लेवल, है ना। और 2.2% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे नंबर क्यों कम आया? एक तो Q1 थोड़ा सा स्लगिश रहता है एज कम्पेयर टू Q4। और उसके ऊपर से क्या है, अब इनको Q2 में इक्विटी रेस करना है। इक्विटी रेस करना है तो भाई देखो, डिस्बर्समेंट करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ना। पैसा अब आप उठाओगे इक्विटी रेस से। अब जब आपने इक्विटी रेस कर लिया, अब आपके पास पैसा आ गया, अब आप जाके लैंड आउट करोगे। इसकी वजह से भी Q1 थोड़ा सा स्लगिश रहा। और वो बाकी जो एनबीएफसी कारण बता रही है वो तो है कि भाई हीट वेव रहा। क्योंकि अगर आप इनका इनका भी आप कंसंट्रेशन देखोगे ना, तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है इनका? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। ये एक्सपैंड कर चुके हैं अभी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। इस मतलब एकदम एकदम नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में ही इनका पेनिट्रेशन है। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही इनका पेनिट्रेशन है। और यहाँ पर तो हीट वेव से हालत बहुत ही खराब थी। तो जो बाकी एनबीएफसी बोलती है, सेम चीज ये भी बोलती है कि भाई हीट वेव की वजह से, इलेक्शंस की वजह से, इस वजह से हमारा डिस्पर्सल थोड़ा सा कम रहा। मतलब वैसे डिस्पर्सल बढ़ा ही है, बट उस पेस पे नहीं बढ़ा कि भाई आपका एयूएम तो डबल हो रहा है और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्पर्सल बढ़ा सिर्फ 2.5% के आसपास से। तो उसका यही रीजन था कि एक तो इनको कैपिटल रेज करना है, और बाकी जो एनबीएफसी कंपनी ने बोली चीज वो यहाँ पर भी लागू होती है। अगर पैट की बात करें, सॉरी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांच एक्सपेंशन की, कि ब्रांचेस कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम जून जून पिछले साल के जून में देखें तो इनके पास 72 ब्रांचेस थी। और अब 72 ब्रांचेस की हो गई हैं 104 ब्रांचेस। तो नियरली नियरली 28 72, हाँ, तो 32 ब्रांचेस इन्होंने ऐड करी। तो अगर आप ब्रांच ग्रोथ रेट भी देखोगे तो ब्रांच ग्रोथ रेट में भी आपको दिखेगा कि 45% से ज्यादा की पेस से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आपके ब्रांचेस 45% से ज्यादा ग्रो कर रही है तो आपका ईयूएम ग्रोथ तो और भी तगड़ा आएगा ही आएगा। ऐसे ही हम हेड काउंट की बात करें, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी वाई वाई लेवल पे डबल हो गए। देखो, एक कंपनी के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो नंबर है ना, जो फिगर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी अगर ऐसे एकदम फिसड्डी बैंक देखोगे ना, तो उसका एम्प्लॉय काउंट नीचे जा रहा है। जैसा अगर बैंक भी छोड़ो, अगर आप हम समझ लें टीसीएस इन्फोसिस आईटी कंपनी का करें, आईटी कंपनी में आप देखोगे अभी आपको दिख रहा था कि एम्प्लॉय काउंट नीचे जा रहा है। आपका एम्प्लॉय काउंट नीचे जाने का मतलब है आपके पास ग्रोथ नहीं आ रहा, आपको आगे कोई बेहतर एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से कि आप आज की डेट में एम्प्लॉय हायर करके बैठ जाओ। अब ये आप देखो, ये 45% की पेस पे तो नई ब्रांचेस ही खोल रहे हैं। तो हर ब्रांच खोलेंगे तो हर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बैठेगा, सेल्स टीम बैठेगी, आईटी टीम बैठेगी, सारी टीमें बैठेंगी, उस तरीके से एम्प्लॉय एडिशन होगा। तो जो कंपनी बहुत तेज रेट से एम्प्लॉय ऐड कर रही है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, अगर अगर तेज रेट से एम्प्लॉय ऐड कर रही है और लोन बुक बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय ऐड कर रही है, कलेक्शन के लिए नहीं। अगर कोई कंपनी कलेक्शन के लिए एम्प्लॉय ऐड कर रही है ना, तो वो खराब चीज है, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस चला जाएगा फिर कलेक्शन में। आप अपनी लोन बुक ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी कंपनी एम्प्लॉय काउंट बढ़ा रही है और अपनी लोन बुक उसके साथ बढ़ा रही है, तो एक ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आप अपने एम्प्लॉय बढ़ा रहे हो, जिससे आपकी लोन बुक बढ़े। तो इनके साथ हुई है, इनका भी एम्प्लॉय काउंट डबल हो गया ऑन अ वाई वाई लेवल। और अगर बात करें, जैसे इनका भी को लेंडिंग बुक है, मतलब दूसरे बैंक्स के साथ मिलके ये लोग अपना लेंडिंग करते हैं। या ऐसे भी समझो कि इनको इनको ये एनबीएफसी है, एनबीएफसी का रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। आप पैसा कहीं ना कहीं से तो उठाएंगे ना, किसी ना किसी जगह से तो उठाएंगे। तो पहले इनको 27 बैंक्स लेंड किया करते थे वाई वाई लेवल पे। मतलब पिछले जून में इनको 27 बैंक्स लेंड किया करते थे, जो नंबर बढ़ के हो गया 33। अब 33 बैंक्स इनको लेंड करते हैं। और आप कोई भी बड़ा नाम ले लो, हर बड़ा नाम इस एनबीएफसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जब कोई भी बड़ा बैंक जुड़ जाता है तो एक एक बिजनेस मॉडल वैलिडेशन मिल जाता है कि भाई काम तो चलो ठीक कर रहे हैं, एकदम एकदम घटिया काम तो नहीं कर रहे।
आप चाहे कोई भी बैंक देख लोगे, आप एचडीएफसी बैंक देख लो, एसबीआई देख लो, चाहे कोटक देख लो, सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अभी इन्होंने पार्टनरशिप किया है मास फाइनेंशियल के साथ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो मतलब और नए 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 बैंक्स भी ऐड हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा बैंक्स ऐड होंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो क्या है, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। और और एंड ऑफ द डे आपके लिए तो रॉ मटेरियल पैसा ही है ना, तो आप जितनी ज्यादा जगह से उठा पाओगे उतना बेहतरीन है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें ओपेक्स परसेंटेज टू एयूएम, मतलब इतना एयूएम जनरेट करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लेना पड़ रहा है, तो वो नंबर धीरे 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 कम आता जा रहा है। इन इन लोगों का गाइडेंस था कि ये इसको लेस देन 10% ले आएंगे एट द एंड ऑफ FY 25, मतलब नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में ये लेस देन 10% पहुंच जाएगा, और अब गिर गिर के 12% पहुंच गया। मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, जो मैनेजमेंट कह रहा था उसके हिसाब से ही इनका ओपेक्स टू परसेंटेज एयूएम का नंबर भी चल रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनके लगातार नीचे जा रही है। अब क्यों नीचे जा रही है? इसके तीन मेन रीजन है। पहली बात तो ये, इक्विटी के थ्रू पैसा उठा रहे हैं। जब आप इक्विटी के थ्रू पैसा उठाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे चला जाता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है, इनकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिल रहा है। अब जैसे आप जब आपने बहुत पुरानी कंपनी तो है ही नहीं है, 3 4 साल पुरानी कंपनी है, स्टार्ट ही FY 20 में हुई थी। तो FY 20 में जब आप स्टार्ट हुए थे तब तो आपको कोई जानता ही नहीं था ना, तब तो वो आपको एकदम महंगा महंगा रेट पे पैसा देता था, उसको पता ही नहीं था आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अब जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, आप रीपेमेंट्स कर रहे हो, आप अपना ब्रांड बना रहे हो, उसके हिसाब से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जा रही है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी मिलते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आपको क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिलेगा, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगी। फिर आप जाके एचडीएफसी बैंक को बोलोगे, देखो पहले जब मैं आपके पास आया था तब मेरी क्रेडिट रेटिंग थी B- की, अब मैं आ गया हूँ ट्रिपल ए में आ गया हूँ, तो मेरी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो गया, तो मेरी अपग्रेड हो गई, इसलिए आप जो मेरे को पहले 15% पे लोन दे रहे थे, अब आप मेरे को 12% पे लोन दो या 10% पे लोन दो। तो जैसे जैसे आपका ब्रांड बनेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपके कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आएगी। तो इनकी लगातार हमने चारों क्वार्टर में देखा, चारों क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे ही आई। और मैनेजमेंट ये भी कहता है कि आगे चल के भी हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे ही जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो ये 12% के आसपास आ गई, 12.1% की कॉस्ट ऑफ बोरिंग रही इस क्वार्टर की। और ये एकदम माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, तो इनको यील्ड का चक्कर नहीं है, क्योंकि देखो ये अगर आप अभी हमने जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पड़ी है ना, उसमें से सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी है, क्योंकि ये सबसे नया है, सबसे छोटा है, तो इसकी वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी सबसे ज्यादा है। तो एक तो जैसे जैसे आपको स्केल मिलता जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आती जाएगी, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग बनती जाएगी और आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी, आपका ब्रांड बनता जाएगा, उस हिसाब से आपकी रेटिंग भी अपग्रेड होगा और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आएगा। इनको इनको इतनी महंगी कॉस्ट पे सस्टेन कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको यील्ड्स का चक्कर नहीं है, ये कस्टमर से हायर यील्ड लोन्स दे सकते हैं कस्टमर को। तो अगर इनकी मैं यील्ड की बात करूं तो इनकी 28 29%, 28 29% के आसपास का यील्ड है। और वहीं अगर हम स्प्रेड्स की बात करें तो स्प्रेड भी इनके मेंटेन रहे हो ना, वाई बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, स्प्रेड्स इनके मेंटेन रहे अराउंड 16% के आसपास, 15.5% के आसपास मेंटेन रहे। अब आप देखो स्प्रेड 15.5%, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग है हमारी 12% की, तो मतलब ये आप देखो 28% का लोन दे रहे हैं, 28% की यील्ड पे लोन दे रहे हैं। अब देखो स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने कितने यील्ड पे लोन दिया, मतलब सपोज मैं मनी बॉक्स हूँ, मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया, और 100 रुपए का लोन दिया मैंने आपको 28% पे, तो आपको मेरे को पूरा का पूरा लोन रिटर्न करना है, सपोज 128 रुपीज पे, ऐसा अपन मोटी बुद्धि से ऐसा समझे। तो 128 रुपीज आपको मेरे को रिटर्न करना है, तो मेरा मेरा मैंने आपसे यील्ड कितना कमाया था? 28% का यील्ड कमाया मैंने आपसे। और मेरे को वो पड़ा था 12 रुपए में, बारह बारह रुपए, मतलब 100 रुपए उठाने के लिए मेरे को 12 रुपए का पेमेंट करना पड़ा था। तो स्प्रेड क्या हो गया? स्प्रेड हो गया 28% माइनस 12%। तो ये हो गया हमारा स्प्रेड, मतलब आपने किस रेट पे लोन दिया वर्सेस आपको किस रेट पे लोन मिला। तो जिस रेट पे आपने लोन दिया माइनस जिस रेट पे आपको लोन मिला, वो कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्प्रेड, मतलब यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू स्प्रेड। इनकी अगर हम स्प्रेड में बात करें तो स्प्रेड में 40 बेसिस पॉइंट्स पे डिप आया था, जो कोई बहुत खास नहीं है, और वो आया भी इस वजह से क्योंकि आप इन्होंने अपना लोन बुक सेगमेंटेशन जो है वो दो दो अच्छा पहले ये भी समझ लेते हैं, दो पार्ट में हम इनके लोन बुक को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिक्योर्ड हो गया और एक अनसिक्योर्ड हो गया। तो इन्होंने अपना लोन बुक बढ़ाया वो वाला जो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है, सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज्यादा फोकस किया। अब सिक्योर्ड वाले आप सेगमेंट में ज्यादा फोकस करोगे तो थोड़ा सा कम यील्ड पे दोगे। अगर आप अनसिक्योर्ड वाले को 28 29% पे दे रहे हो, तो सिक्योर्ड वाले को आप 25% पे दोगे या 26% पे दोगे, तो थोड़ा से कम इंटरेस्ट रेट पे दोगे। तो जैसे आपने थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया तो आपके थोड़े से
स्प्रेड कम हो गया। तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इनके स्प्रेड कम हो गए। स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेंटेन ही रहा 40 बेसिस पॉइंट्स का, 16% के स्प्रेड पे कोई मतलब ही नहीं रखता। अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई इंप्रूव हो गया वाई वाई लेवल, और मेंटेन रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। वाई वाई लेवल पे 8.5% से बढ़ के 10% हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 10% पे मेंटेन रहा। अब इन्होंने बताया है कि ये 271 करोड़ का रेस करेंगे क्वार्टर 2 में, मतलब इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा उठाएंगे, है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं, जिससे ये आगे लेंड कर पाए। देखो, इक्विटी बेस्ड डाइल्यूशन समझ में आता है भाई, अच्छी चीज नहीं है, सब कुछ है, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए रॉ मटेरियल तो पैसा ही है ना, तो आपको तो पैसा उठाना पड़ेगा। अब आप बैंक से उठाओ, चाहे इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा उठाओ, चाहे कुछ भी करो, तो ये बैंक से भी उठा रहे हैं और अपनी इक्विटी भी थोड़ी सी डाइल्यूट करके उठाएंगे पैसा। अगर हम थोड़ी सी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर की बात कर लें, तो इनके थोड़े से ग्रॉस एनपीए नंबर बढ़े। बट देखो, एक और चीज है, आप एकदम हाई रिस्क लोन दे रहे हो, माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हो, तो आपकी थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ सॉरी, थोड़े से एसेट क्वालिटी खराब होगी होगी, क्योंकि आप पहले देखोगे तो इनकी एसेट क्वालिटी थी, ग्रॉस एनपीए नंबर था 0.74%। 0.74% का ग्रॉस एनपीए बहुत ही, मतलब इससे अच्छा ग्रॉस एनपीए आपको किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। वो बढ़ के हो गया 1.65%। तो अगर ये 2.5% के नीचे रहता है, 2.5% के नीचे रहता है, तो दैट इज ओके फॉर अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। देखो, कुछ कुछ जैसे जैसे हमने थ्योरी बनाया था कि भाई ट्रेंड सही होना चाहिए, ट्रेंड सही होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मान लिया ट्रेंड सही होना चाहिए, बट ये तो एक नया कंपनी है ना। अब नया कंपनी, जिस दिन आपने कंपनी स्टार्ट किया उस दिन तो आपका ग्रॉस एनपीए लेवल 0 था। अभी स्टेबलाइज थोड़ी हुआ है। जब इसकी हिस्ट्री 6 7 साल 8 साल 10 साल की हो जाएगी, तब आप वापस ट्रेंड देखना स्टार्ट कर सकते हो कि भैया अब ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या साइडवेज है, या स्टेबल है, या जो भी है ना। बट अभी तो ये स्टार्ट हुए हैं, जब आप लोन डिस्पर्स करना स्टार्ट करोगे तो आपका ग्रॉस एनपीए तो आएगा ही आएगा ना। बट अगर कंपनी इसको ढंग से मेंटेन कर पाती है, ये बहुत ज्यादा बिगड़ने नहीं देते, तो इट इज ओके, है ना। अगर हम देखें तो ये बढ़ के पहुंच गया 1.65% ऑन वाई वाई बेसिस। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया फ्रॉम 1.54% टू 1.65%। तो ये था ग्रॉस एनपीए की कहानी। कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी सब कुछ लिमिट के अंदर है। कोई भी ऐसा ऐसा एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुआ कि भाई हमें चिंता करने की जरूरत पड़ जाए कि भाई एसेट क्वालिटी हमारी बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर गई। बट हमें लगातार इस बात पे ध्यान रखना है कि इनकी बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं करनी चाहिए। अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए 2%, 2.5% से ऊपर ग्रॉस एनपीए नहीं जाना चाहिए। और इसके ऊपर अभी कॉन कॉल किया नहीं है मैनेजमेंट ने। कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट की कहानी सुननी पड़ेगी कि वो क्या गाइडेंस देते हैं, वो क्या ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी चीज हमें समझना पड़ेगा। अब जब क्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स ऊपर गए हैं, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट भी ऊपर जाएगी। तो क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ के अब पहुंच गई 2.36%। तो लेस देन 2.5% इज वेरी गुड। तो 2.36% पहुंच गई है क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट भी ठीक है, ठीक है। बट फिर वही बात है, हमें मैनेजमेंट का सुनना पड़ेगा। मैनेजमेंट कहना क्या चाहता है, मैनेजमेंट खुद क्या सोच रहा है कि कहाँ तक जा सकता है क्रेडिट कॉस्ट। अगर मैनेजमेंट अभी भी कहता है कि भाई अभी भी चीजें अंडर कंट्रोल नहीं है, अभी भी और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा क्रेडिट कॉस्ट, हमारी सपोज मैनेजमेंट कह देता है कि 3.5% तक पहुंच जाएगा, तो वो चीज खराब है, वो चीज खराब है। बट अभी आपने लोन डिस्पर्स करना चालू किया है, तब अभी आपके ग्रॉस एनपी नंबर आएंगे ना। अब एक बार आपकी हिस्ट्री बन जाएगी भाई 10 साल की, तब आप समझने लग जाओगे कि भाई यार इस कंपनी का इतना ग्रॉस एनपीए लेता है। अब इससे ये ट्रेंड अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, साइडवेज है, तब तो ठीक है। तो इसमें इसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल न्यू एज कंपनी है। कुछ कुछ हमें इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। और ये न्यू एज कंपनी, अच्छा इस बारे में बात कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है। जो आप बाकी सारी चीज देख लो, जैसे हमने आज सुबह रेपको करा, तो रेपको भी अपने एलओएस एलएमएस सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है। वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। अब ये अभी स्टार्ट हुए हैं, तो ये सारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन बना के बैठे हैं। ये टोटली टोटली टेक लेड एक फाइनेंस कंपनी है, जो अपने टेक पे बहुत ज्यादा फोकस करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब थोड़े से नंबर्स की बात कर लें। अच्छा, उससे पहले लेवरेज की बात कर लेते हैं। अब देखो इनके लेवरेज की बात करें तो ये 3.5 टाइम्स लेवरेज है। और अब जब ये अपना इक्विटी के थ्रू पैसा उठाएंगे, तो इनका लेवरेज रेशो और कम हो जाएगा, तो ये वापस अपना लेवरेज ऊपर कर पाएंगे। देखो, अब क्या है हमारा, अभी आपको दिखेगा जब ये क्यू टू में अपना जो जो फंड रेस करेंगे, इक्विटी डाइल्यूट करके फंड रेस करेंगे, तो हमें दिखेगा कि आरओई थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई। जो अभी ये 10% के आसपास की आरओई है, ये थोड़ी सी कम आ जाएगी। कम क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपका जो इक्विटी बेस है वो बढ़ गया। आप ऐसे समझो, आपका आरओई का फॉर्मूला क्या है। आरओई का फॉर्मूला है आरओ इंटू लेवरेज। अब जो लेवरेज है, जब आपका लेवरेज कम हो जाए, जब आपका लेवरेज विल गो डाउन, तो ओवरऑल आरओई नंबर विल ऑल्सो गो डाउन।
बट आपको फिर आपको वापस स्कोप मिल जाएगा। अब सपोज जैसे हमने देखा 3.5 टाइम्स अभी कंपनी लेवरेज है। अब इसने फंड उठाया और ये फंड उठाने के बाद सपोज आ गई, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, बट सपोज आ गई ये 2.5 टाइम्स लेवरेज पे। तो लेवरेज नंबर 1 टाइम से गिर गया, तो वो 3.5 टाइम्स से 2.5 टाइम्स आ गया। तो अब 2.5 टाइम्स पे आपके पास पैसा आ गया। अब आप वो पैसा भी डिस्पर्स करोगे, प्लस इस लेवरेज को आप वापस 3.5 टाइम्स ले जाओगे, 3.5 टाइम्स ले जाओगे, तो जिससे आपका आरओए और बूस्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में तो हमें लगेगा कि ये चीज खराब हुई है। भाई देखो, कोई भी कंपनी को लगातार इक्विटी डाइल्यूशन करना नहीं चाहिए, बट ये लोग एक फाइनेंस कंपनी, एक एनबीएफसी कंपनी, इनके लिए रॉ मटेरियल पैसा है, इनको करना पड़ रहा है तो करना पड़ रहा है। अगर आपको ग्रोथ सस्टेन करने के लिए इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें ज्यादा है नहीं, अनलेस अनटिल आप अपना एसेट क्वालिटी खराब कर बैठो। अगर आपकी एसेट क्वालिटी ठीक है, आपकी लोन बुक ग्रोथ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इक्विटी डाइल्यूट करने में। तो हमें हो सकता है क्या होगा ही होगा कि जैसे ही अगले क्वार्टर में फंड रेस करेंगे, तो इनका हल्का सा आरओई डाइल्यूटेड दिखेगा हमें, ये 10% से थोड़ा नीचे दिखेगा। बट वो हमें देखना है कि अगर इन्होंने ढंग से उसको डिस्बर्समेंट कर दिया, जो जो ये 271 करोड़ रुपए उठाना चाह रहे हैं उसको ढंग से डिस्बर्स कर दें, और फिर जो अपना लेवरेज का नंबर कम आया उसको वापस 3.5 टाइम्स पे ले जाए, तो इनका आरओई और ज्यादा इंप्रूव होकर दिखेगा। कि हमें दिखेगा कि फिर ये 10% का आरओई जो घट के सपोज 8% पहुंच गया था, वो 8% वापस 14% की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर हम अब फाइनली हम बात कर लेते हैं पैट की। अगर हम पैट की बात करें, तो पैट बढ़ा 169% ऑन अ वाई बेसिस एंड 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो मतलब ग्रोथ में तो इस कंपनी के कोई आप हाथ पकड़ ही नहीं सकते, आप कंप्लेन कर ही नहीं सकते ग्रोथ के बारे में। जो कंपनी एयूएम डबल करने वाली हो ना, उसमें आप ग्रोथ के लिए क्या ही कंप्लेन करोगे। अब थोड़ी सी गाइडेंस की बात कर लेते हैं जो मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। मैनेजमेंट कहता है कि हम अपनी सिक्योर्ड बुक वाला पोर्शन है उसको 40% ले जाएंगे। जैसे हमने ऊपर भी देखा, थोड़ा सा स्प्रेड में 40 बेसिस पॉइंट्स का डिप आया था, वो इसी वजह से आया था क्योंकि हमारा सिक्योर्ड वाला सेगमेंट बढ़ रहा था। अगर करंटली बात करें तो करंटली वो पहुंच गया है 27% के आसपास, और इसको ले जाना चाह रहे हैं 40% बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में ये 27% पहुंच जाएगा 40% पे। अगर अगर हम बात करें तो ये इक्विटी डबल करने की बात करें इस साल, मतलब इक्विटी बेस डबल कर देंगे और डाइल्यूट कर करके इक्विटी बेस डबल कर देंगे। तो देखो, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, कि आप ये भी कह सकते हो भैया इतना ज्यादा इक्विटी क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं। बट अगर डाइल्यूट करके इसको सही से डिप्लॉय कर दिया, सही से डिस्बर्समेंट कर दिया, अच्छी जगह डिस्बर्समेंट कर दिया जहां से वापस ये लोग कलेक्ट कर पाए, जहां से वापस इनको पैसा मिल जाए, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको इसको कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। इनका FY 25 में 175 ब्रांचेस तक पहुंचने का एम है। तो मतलब अभी 104 ब्रांचेस हैं, तो करीबन करीबन 71 ब्रांचेस और ऐड करने की बात करेंगे नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में। तो बहुत बहुत बढ़िया बात, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप देखो, इस साल में 70% ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें, 3 क्वार्टर में ब्रांच एक्सपेंशन हो जाएगा 70%। मतलब आप सोचो ग्रोथ तो कितनी कितनी भयंकर है। अगर हम FY 26 की गाइडेंस की बात करें, तो मतलब नेक्स्ट 7 क्वार्टर्स, भाई इस साल के 3 क्वार्टर बचेगा और नेक्स्ट साल के 4 क्वार्टर, उसकी बात करें तो ये कह रहे हैं अपने एयूएम को ले जाएंगे, ये एयूएम को ले जाएंगे 2,500 करोड़ से ज्यादा, मतलब 2,500 करोड़ से ऊपर ले जाएंगे। तो सो दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 3.5 टाइम्स, मतलब एयूएम 3.5 गुना कर देंगे हम नेक्स्ट 7 क्वार्टर्स में। आप ग्रोथ की ट्राजेक्टरी देखो आप, मतलब बाकी कंपनियां मर रही हैं ग्रोथ करने में, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम अपना एयूएम ही 3.5 गुना कर देंगे नेक्स्ट 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 7 क्वार्टर्स में, नेक्स्ट 7 क्वार्टर्स में। मतलब FY 26 के एंड तक, मतलब मार्च 2026 तक ये अपना एटीएम 3.5 गुना कर देंगे, और अपनी ब्रांचेस को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना कर देंगे, 270 प्लस ब्रांचेस पे पहुंच जाएंगे। मतलब धमाकेदार ग्रोथ, मतलब इससे इससे हाई पेस ऑफ ग्रोथ कंपनी आपको मिलेगी नहीं एनबीएफसी स्पेस में। चलिए, यही थी कहानी मनी बॉक्स फाइनेंस की, मतलब एकदम धुआंधार कंपनी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आज और 2-3 कंपनी को ट्रैक करेंगे और उनकी वीडियो बनाई देंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।